नमस्कार, डीजीएन न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर ऊहापोह मची हुई है, गहन विचार विमर्श हो रहा है और इस विचार मंथन में अमृत निकला कि विष निकला, इसको लेकर भी चर्चा चल पड़ी है। कहा तो ये जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा, राज्यसभा चुनाव के पहले होगा। कई बार तारीखें भी घोषित की गई, लेकिन उन तारीखों पर हुआ नहीं। फिर राज्यसभा चुनाव के बाद की अटकलें लगती रहीं, वो भी नहीं हुआ। फिर कभी कहा गया कि 28 जून को होगा, 30 जून को होगा, लेकिन अब फाइनली ये तय हो गया है कि 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 5 मंत्री जो बनाए गए थे, पहला विस्तार था और अब कल दूसरा विस्तार होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आ चुकी हैं मध्य प्रदेश में। उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है कार्यकारी राज्यपाल की। वे कल शपथ दिलाने के लिए तैयार हैं। अब प्रश्न ये उठा है कि कितने मंत्री बनाए जाएंगे। सिंधिया जी का अपना एक पेच है, सिंधिया जी का अपना एक मसला है। वो अपने 12 मंत्री बनवाना चाहते थे, 10 पर लगभग सहमति है, उनके 10 मंत्री बनाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कितने मंत्री होंगे? 25 मंत्री बनेंगे या 28 मंत्री बनेंगे? और मंत्री भी जो भारतीय जनता पार्टी बनेंगे उसका फार्मूला क्या रहेगा? क्या नए लोगों को मौका मिलेगा जो 3 बार से 4 बार से विधायक बन रहे हैं लेकिन मंत्री कभी नहीं बन पाए, या वही पुराने मठाधीश फिर से एक बार मंत्री बनेंगे जो पिछले 15 सालों से मंत्री थे और सत्ता का आनंद लेते रहे, सत्ता का लाभ लेते रहे? संघ चाहता है कि कुछ नए लोगों को मौका मिले, कुछ नया नेतृत्व उभारा जाए, और शिवराज चाहते हैं कि उनके पुराने साथी, उनके आजमाए हुए दोस्त जो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास में, उनको फिर से मौका मिले। बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे भी हैं मंत्रिमंडल के जो 4 बार 3 बार विधायक रह चुके हैं लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, उनकी भी स्वाभाविक दावेदारी है। तो भाजपा में बहुत ज़्यादा घालमेल है, घाच पाच है, और इसी हौच पौच के कारण शिवराज को ये कहना पड़ा है कि इस विचार मंथन के बाद जो विष निकलेगा उसको पीने के लिए शिव हैं। और कमलनाथ जी ने उस पर तंज करते हुए कहा है कि अब तो विष ही विष पीना पड़ेगा, अमृत के बाद तो छोड़ दीजिए। अब ये तो कल वक्त बताएगा कि शिवराज जी कितना विष पीते हैं और कितना अमृत निकलता है, कौन मंत्री बनता है, कौन नहीं मंत्री बनता है। लेकिन एक बात बहुत साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी में भी अब सब कुछ वैसा आसान, रूटीन, नियमित नहीं होता जैसा पहले कभी हुआ करता था। वहाँ भी कांग्रेस जैसी खींचतान होती है, वहाँ भी कांग्रेस जैसी उठापटक होती है और वहाँ भी हाईकमान का पूरा दखल होता है। पहले तो ये होता था कि भाजपा का प्रदेश नेतृत्व जो लिस्ट भेजता था, हाईकमान उसको एक आध नाम इक्का दुक्का छोड़ के ओके कर देता था। लेकिन इस बार ये देखने में आया कि हाईकमान का पूरा दखल है, पूरा नियंत्रण है। नड्डा जी से कई दौर की मुलाकात हुई है, अमित शाह से मुलाकात हुई है, प्रधानमंत्री तक ये बात गई है, उनको भी शिवराज जी को उनसे भी मुलाकात करनी पड़ी है। नरोत्तम मिश्रा को ताबड़तोड़ बुलाया गया। इतनी ज़्यादा नाटक, पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है इस मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कि अब ये रोचक भी हो गया है और रोमांचक भी हो गया है कि देखें तो सही कौन मंत्री बनता है। मेरे साथ आज इसी विषय पर डिस्कस करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त पैनल है। गोविंद मालू भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय तक प्रवक्ता रहे हैं, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष रहे हैं, राज्य मंत्री का उनके पास दर्जा था। संतोष सिंह गौतम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। राजा शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गोविंद जी, शिवराज जी ने मान लिया कि विष उनको पीना है, फाइनली उन्होंने कह दिया कि विष पीने के लिए शिव हैं। इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मायना? मान लिया जाए कि शिवराज जी की चल नहीं रही है या उनके समर्थकों को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों को संदेश दे दिया कि भाई विष तो पीना पड़ेगा। प्रतीक जी, नेतृत्व की विशेषता होती है कि वो कड़वा कड़वे को थू न करे, उसको भी उसी तरह आत्मसात करे जिस तरह से प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, अमृत मिलता है उसको भी। तो वो भूमिका कप्तान की होती है और कप्तान की भूमिका के रूप में उन्होंने कहा तो शुरू से, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जब से रहे तब से वो जिस संयत और जिस संवेदनशीलता के साथ और जिस तालमेल के साथ और जिस संतुलन के साथ चला रहे हैं प्रदेश की सत्ता को। पर इस बार इतनी खींचतान क्यों?
देखिए मंत्रिमंडल बनाने के लिए इतनी खींचतान खींचतान कुछ नहीं क्यों? है, तो हमेशा डिस्कशन और नहीं, पहले तो कभी कंसल्टेशंस के पहले दौर हुआ करते थे। इतनी बार शिवराज जी के ने मंत्री बनाए, हमेशा कभी होता है। नरेंद्र मोदी जी को दखल नहीं देना पड़ा। नहीं, हमेशा जब कंसल्टेशंस के तब कई अमित सारे शाह दौर- अध्यक्ष थे, फाइनल हो जाता कई था अमित सारे शाह जी दौर के वहां होते पर। थे, और ऐसा ये पहली बार नहीं है जब मंथन होता है कि बहुत सारे बैलेंस करना पड़ते हैं, क्योंकि सरकार ये पूर्ण बीजेपी के बहुमत की नहीं बनी थी उस समय भी, अभी, और कांग्रेस के पास भी नहीं थी। तो कुछ कंपल्शंस होते हैं जिनके चलते क्षेत्रीय संतुलन भी देखना पड़ते हैं, कंपल्सन्स हैं और जो कॉम्प्रोमाइज हैं, जो कुछ कॉम्प्रोमाइज हैं, कंपल्सन्स भी है, कुछ कॉम्प्रोमाइज भी है। राजनीति में जो समझौता करके चलेगा वही आगे बढ़ेगा, ये तो सब क्या होता है। सिंधिया क्या सिंधिया जब- फैक्टर जब- के जब कारण एक तरफा होता क्या है तो लोग सिंधिया कहते हैं फैक्टर के कारण तानाशाह, आपको परेशानी आ रही है? प्रजातांत्रिक ढंग से चलते हैं तब। गोविंद जी, क्या सिंधिया फैक्टर के कारण ये परेशानी आ रही है? सिंधिया जी के 10-12 लोग जो आ गए हैं, जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया, एक तरह से हाईजेक कर लिया आपकी कोई 12 हाईजेक सीट। नहीं किया प्रतीक जी, वो पार्टी में शामिल हुए हैं, और जो लोग आए हैं उनको लेना है या नहीं लेना है ये उनके बीच का विषय है, और वो भी मुख्यमंत्री और पार्टी, चूंकि पार्टी में आ गए पार्टी निर्णय लेगी, लेकिन जो छोड़ के आए हैं और जो दूसरे लोग हैं जो समन्वय करना है, उसका एक तालमेल का एक खाका और उसकी जो केमिस्ट्री और उसका जो रेसिपी है उसको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि सिंधिया जी आए हैं, उनके साथ लोग अब आए हैं। आप रेसिपी की बात कर रहे हैं तो सो मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड, नो नो, क्योंकि अब रसोइये बहुत लोग हैं, बहुत सारे नेतृत्व रसोइये एक लोग है। हैं। देखिए, जेपी नड्डा भी सामूहिक हैं, नेतृत्व अमित है। शाह भी हैं, नहीं, नरोत्तम मिश्रा प्रताप भी जी, हैं, इसको शिवराज सिंह, जो बहुत सारे रसोइये मंत्रिमंडल में, सिंधिया जी भी कोई हैं। एक परिवारवाद नहीं है, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए, नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए, और सुहास भगत भी जी शामिल हुए, और वीडी शर्मा जी भी शामिल हुए। तो ये सामूहिक नेतृत्व है ना, ये बहुत अच्छी बात है कि लोकतांत्रिक ढंग से पार्टी चल रही है। पहले और अमित 15 शाह साल में जी तो नहीं दिखा, केवल 15 ऐसा साल में तो नहीं कि दिखा। शिवराज जी ने तैयार करी सूची, 15 साल में सामूहिक नेतृत्व कहा था। वहां तो शिवराज जी को एक फ्री हैंड था, आपको शिवराज जी को फ्री हैंड था 15 साल में। आप कई बार की दौर की बैठकें होती थी पहले भी, और यही 5-6 जो कद्दावर लोग हैं प्रदेश के नेता, जिनको कहा जाता है कि प्रदेश के बड़े नेता, साथ में बैठकर निर्णय लेते थे। नरेंद्र सिंह तोमर तो प्रदेश अध्यक्ष थे, तब की बात नहीं कर रहा हूँ, जब नहीं थे तब भी थावरचंद जी से भी बात करते हैं और दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे सामूहिक नेतृत्व है, और उस आधार पर कि किस तरह से एक संतुलन के साथ संतोष एक जी, अच्छी सरकार चलाई जाए, संतोष जी, उस बारे में निर्णय लिया ये जो जाता है। कांग्रेस को तब, जैसे मैं अगर दीवार फिल्म का डायलॉग याद करते हुए कहूँ कि आज खुश तो बहुत होगे तुम, जो इनके यहाँ हौच-पौच चल रही है, जिस तरह से ये लगातार इतने लंबे 100 दिन में अपना मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए हैं, और मंत्री बनने के पहले ही विष पीने की बात करने लग गए हैं, तो थोड़ा सा मन को आपको संतोष तो हो रहा होगा। संतोष जी, आपको भी संतोष होना चाहिए। देखिए, इसमें कांग्रेस के संतोष जैसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये दिन देखना लाजमी था। जिस तरीके से उन्होंने कमलनाथ जी की सरकार को गिराया है, सत्ता के दम पर, केंद्र की सत्ता के दम पर, अकूत पैसे के दम पर, और तमाम तरीके के प्रपंच गढ़कर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई गई, उसका इनको प्रतिफल तो भुगतना ही पड़ेगा। ये तो विधि का विधान है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो अभी तो देखते जाइए, लंबी कहानी है। मंत्रिमंडल के विस्तार पहले इतने दिन बाद हो रहा है। सोशल मीडिया पर कल चल रहा था कि संभवतः यह इतिहास में पहली बार हुआ है भारत में कि किसी राज्य के मंत्रिमंडल के गठन में, पूर्ण गठन में इतना समय लग रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि आखिर जो पार्टी अनुशासन की बातें करती थी, कांग्रेस पर तरह तरह के गुटबाजी के आरोप लगाती थी, आखिर वो इतनी दबाव में क्यों है कि अभी तक इतनी देर, इतना महीने बीतने के बाद भी उसके मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है? जब कोरोना के भीषण संकट से यह प्रदेश गुजर रहा था, इतने लोग परेशान थे, तब स्वास्थ्य मंत्री भी वही था जिसके पास गृह मंत्रालय है। तो गृह मंत्री अलग होता और स्वास्थ्य मंत्री अलग होता, तो मैं समझता हूं कोरोना से निपटने में अधिक सक्षम तरीके से सिद्ध होती सरकार। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नरोत्तम मिश्रा का भारी दबाव था कि उनको 2-2 मंत्रालय चाहिए थे, उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, बाकी अन्य बड़े नेताओं के साथ शक्ति संतुलन स्थापित करना था। सिंधिया जी जो वो छोड़कर वहां आए, हालांकि गोविंद जी ने उस बात को टाल दिया बहुत चतुराई के साथ, क्या सिंधिया जी के कारण बीजेपी के सारे इक्वेशन बिगड़ गए? बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है। यदि सिंधिया जी उनके पास गए हैं तो
निश्चित ही बड़ी अपेक्षाओं के साथ गए हैं, क्योंकि 6 मंत्री तो कांग्रेस सरकार में भी उनके बने हुए थे जो कि उनके साथ गए हैं। तो अब निश्चित ही वो 6 की जगह 10 चाहेंगे, 12 चाहेंगे। तो ये तो पूरा सत्ता का जो संतुलन है भारतीय जनता पार्टी का बिगड़ना स्वाभाविक है। कहां जाएंगे रमेश मंडल, उषा ठाकुर जैसे नेता, मालिनी डील गौड़ है जैसे सिंधिया नेता? और बीजेपी के बीच में कोई डील है क्या? बिल्कुल डील है, बहुत बड़ी डील है, ये छोटी मोटी डील नहीं है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि क्या वो यस बैंक घोटाले की डील थी, या प्रभात झा जी ने जो उनको कहा था कि ये सबसे बड़े भूमाफिया हैं मध्य प्रदेश के, तो उसकी जांच से बचने की डील थी। तमाम तरीके की डीलें हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए कौन सी डील थी। क्या सत्ता की महत्वाकांक्षा थी? क्या वो केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाने के कारण छटपटा रहे थे? क्या उनका जो दिल्ली का बंगला खाली करा लिया गया था उसके कारण वो छटपटा रहे थे क्योंकि उनका बंगले से आत्मिक लगाव था? और तमाम तरीके के केंद्र के प्रेशर थे, ईडी वगैरह के एजेंसियों के प्रेशर उन पर हो सकते थे। तो कोई भी डील हो सकती है, मैं इसे इनकार नहीं करता हूं। उसकी वजह से क्या बीजेपी के इक्वेशन बिगड़ गए हैं? बिल्कुल बिगड़ गए, बिल्कुल बिगड़ गए। और आगे भी आप देखिए कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ले तो गए हैं, पर उनको संभालना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आपका अनुभव कुछ टिप्स दे दीजिए। गोविंद जी भी यहाँ मौजूद है, आपने तो बहुत साल तक संभाला, 15 साल तक। हम लोग जब तक उनको संभाल सकते थे हमने संभाला, उनकी हर महत्वाकांक्षा को पूरा किया, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं तृप्त नहीं हो रही थी और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। जवाब गोविंद जी से लेकर फिर राय शर्मा तक मैं रुक करूंगा। ढील थी कि ढील थी? कांग्रेस की ढील। उन्होंने बोला मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, उन्होंने बोला उतर जाइए। ये भारतीय जनता पार्टी की कोई डील में नहीं आता कि कमलनाथ जी से कोई भारतीय जनता पार्टी की डील हो कि आप ऐसा कहना वो ऐसा कहेंगे। वो बहुत दिन से ह्यूमिलेट होकर जब उनको संकेत दे दिए कि ये आपकी ये सरकार में ये भ्रष्टाचार हो रहा है, तबादलों में भ्रष्टाचार हो रहा है, कर्ज माफ़ी पूरी नहीं हो रही है, बेरोजगारी भत्ते की बात उन्होंने जो की, मैंने जो जनता से वादे वचन पत्र में जो हमने किए हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं आपसे नाराज हूँ, मैं सड़क पर उतरूंगा। बोले उतर जाइए, उतर जाइए। तो उतर गए, वो कांग्रेस की सीढ़ियाँ उतर गए। उसमें भारतीय जनता पार्टी की डील नहीं, कांग्रेस की ढील है ये। राय शर्मा साहब, ये पूरा आपने दोनों को सुना, कांग्रेस की बात भी सुन ली, बीजेपी की बात भी सुन ली, और मैंने भी कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बीजेपी में पहली बार इस तरह की उठापटक, कवायद और राजनीतिक प्रहसन देखने को मिल रहा है। इसकी एक संक्षिप्त विश्लेषण आपसे चाहूंगा कि क्या वजह हो सकती है? देखिए प्रतीक जी, आपको इस बात को समझना होगा कि यह सरकार दरअसल महाराज की कृपा पर टिकी हुई है, पुरुषार्थ से की सरकार नहीं है। ये कोई मैंडेट की सरकार नहीं है, यह महाराज की दया पे टिकी हुई सरकार है। पुरुषार्थ पे सरकार होती तो हम ये कहते हैं कि मैंडेट लेके आओ तो सरकार में बाहें चढ़ाओ। बहुत क्लियर शब्दों में मैं आपसे बता रहा हूँ कि इस सरकार का ऊपर वाले का हाथ जो अपर एंड होता है वो देने वाले का होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। हथेली ऐसे मंडी होती है, भाजपा की हथेली मंडी हुई है, भी ध्यान रखिए आप। बात एक। बात नंबर 2, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, संगठन भाजपा और दिल्ली भाजपा 4 पावर सेंटर है, ध्यान रखिएगा आप। नरोत्तम मिश्रा इंडिपेंडेंट रूप से अलग पावर सेंटर है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ये हो गए 5 पावर सेंटर। अब आप जब ये जानना चाह रहे हैं कि इस प्रकार की परिस्थितियां क्यों बन रही है, तो इस प्रकार की परिस्थितियां बनने का कारण समझिए कि जब जैसे आपने गोविंद भाई ने और भाई साहब ने जिक्र किया कि महाराज किन परिस्थितियों में छोड़ के गए, क्यों गए, वो बात भी सही है कि कमलनाथ की सरकार जो है कुछ प्राइवेट लोगों के हाथों में थी और प्राइवेट लोग उसको चला रहे थे। ऐसे में विधायकों को एंटरटेनमेंट नहीं मिल पा रहा था जिनको मिलना चाहिए। प्लस महाराज की दुर्गति इस प्रकार से हो गई थी कि न तो वो पीसीसी अध्यक्ष बन पाए, न ही विधायक थे, न ही सांसद थे, और पीसीसी अध्यक्ष जब बनने की बात चल रही थी तब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की पहले तो उनको मुख्यमंत्री के ही बनना चाहते थे वो, पहले तो उनको मुख्यमंत्री ही नहीं बनाया गया। उनके चेहरे पे वोट मांगे और उनको डिच किया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये उनका दर्द रहा, बिल्कुल वाजिब दर्द था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराज की कैंपेन पे महाराज की लोकप्रियता है। भाई मध्य प्रदेश में सरकार जो कांग्रेस की बनी उसमें महाराज की लोकप्रियता का बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन महाराज क्यों गए, इसका बड़ा कारण समझिए कि जैसे ही कमलनाथ ने कहा सड़क पे उतरना तो उतर जाइए, पर अपना विषय वो बहुत पीछे हो गया। महाराज क्यों गए और महाराज तो अब जो मंत्रिमंडल का गठन है इसको आप किस रूप में देख रहे हैं कि किस तरह से इतनी हाच-पौच का कारण क्या और कौन कौन लोग अब आ सकते हैं? नहीं, वो एकदम क्लियर है। देखिए मेरे बहुत क्रेडेंशियल सोर्सेज से आपको बता देता हूँ, मंत्रिमंडल का गठन तो कल होना है, लेकिन मैं आपको आज अपने स्टूडियो में बता देता हूँ कि मेरी जानकारी के हिसाब से महाराज के 9 और नए लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है। 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, 9 और लोगों को, तो ये हो गए 11। जो मेरी जानकारी है कुल 28 लोग शपथ लेंगे कल, ये आपको बता देता हूं मैं। कल 28 लोग शपथ लेंगे, उसमें 9 फिर महाराज के कोटे के लोग हैं और महाराज ने
अपनी पर्ची जेपी नड्डा को बहुत दिनों पहले ही थमा दी थी कि मुझे ये 10 लोग और चाहिए। महाराज 12 लोग चाह रहे थे। हाँ, इंक्लूडिंग 2 पहले हो चुके हैं, 10 आप और बात कर तो 12 होते हैं, लेकिन 9 का कंसेंट मिलेगा जो मेरी जानकारी के अंदर है कि 9 लोगों को सहमति मिलेगी। और 19 भाजपा के 19 भाजपा के, 28 में से आप लेस कर लीजिए, कल 9 जो हैं, 28 में से आप 9 लेस करके जो भी बचता फिगर वो भारतीय जनता पार्टी के। गोविंद जी, ये अगर आंकड़े को हम मान लें 25-28 जो भी है, भारतीय जनता पार्टी से अब आपको तो विनय सहस्त्रबुद्धे के पास लिस्ट है, आप उनके बड़े नज़दीकी हैं, आपने संगठन में काम किया है, दिल्ली में काम किया है, विनय जी के साथ काम किया, कुछ लीक करिए ना पर्चा, क्या पर्ची में क्या लिखा है, किस किस के नाम है। आप जनता के बीच में बैठे हैं, प्रदेश के सबसे बड़े चैनल में बैठे हैं, थोड़ा सा कुछ दर्शकों को बताइए। लीक करने जैसी कोई बात नहीं है। अधिकृत रूप से संगठन के जो हमारे यहाँ यही तो सिस्टम है। हमारे यहाँ कोई कांग्रेस थोड़ी व्यक्तिवादी की किसी ने कुछ भी बोल दिया। हमारे यहाँ तो जो व्यक्ति उसका जिम्मेदार है वही उसकी उद्घोषणा करता है, और ये कयास लगाने के लिए तो सब स्वतंत्र हैं। इसके लिए कोई टिक्का टिप्पणी आपका कयास क्या? ये कहा जा रहा है कि कोई कयास नहीं, मेरा तो कयास ये है कि कुछ ये कहा जा रहा है कि शिवराज के बड़े कुछ नजदीकी मंत्रियों को प्रोरोगेटिव है कि मंत्रिमंडल में किसको लेना नहीं लेना, उनका ये भी प्रोरोगेटिव है कि वो किससे डिस्कशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको ये भी सब समन्वय भी बिठाना है, उनको सब करना है। लेकिन आज की स्थिति में देखिए, जो स्थितियां अलग अलग जगह रहती है, जैसे बताया राजा भाई ने बताया कि वो सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी, उनकी भी नहीं थी, हमारी भी, हमारे पास भी इतनी संख्या। अच्छा, आप संख्या आई है, बहुत सीधा सवाल, तो क्या उन लोगों को लेना ही पड़ेगा ना? कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को ड्रॉप किया जा रहा है जो कई सालों तक मंत्री बने रहे, जैसे रामपाल सिंह, देखिए संभावनाओं पर कोई बात नहीं की जा सकती, क्योंकि वो कल अगर शपथ होगी तब सामने आ जाएंगे नाम। लेकिन आज हम उस संभावना को, क्योंकि ये केवल अंदर की जो डिस्कशन है उसको केवल कयास लगा के बाहर बात करें कि वो पुराने नए, देखिए हमेशा नए पुराने का सवाल नहीं। जो पुराने विधायक हैं वो संख्या तो 35 ही रहेगी कुल मिला के, और हमेशा ही रहती है। उसमें अनुभवी लोग खूब होते हैं, तो कभी किसी को मौका मिलता है, कभी किसी को मिलता है। ऐसा नहीं कि पहले जब 173 भी थे या 143 भी थे तब भी कई लोगों को ड्रॉप किया फिर लिया। ऐसा हमेशा कैलाश चावला जी का एक बार ड्रॉप किया था, कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है, हमेशा ही लेते हैं। राय शर्मा जी, देखिए, मैं गोविंद जी को बहुत ही विनम्रता से एक बात कहना चाहूँगा कि आपके जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका अभी आपने जिक्र किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी पिछले 48 घंटों में जो दिल्ली का मूवमेंट था, शायद आपको बेहतर तरीके से इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी वहाँ कितनी चल रही थी। वो आपको मैं बता देता हूँ ऑन स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। हो दरअसल ये रहा था कि जब शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और सुहास भगत दिल्ली लैंड किए, तो उस समय सबसे पहले चर्चा ये हुई कि साहब ये 12 नाम तो ऑलरेडी महाराज भाजपा के हैं, और यदि हमको भारतीय जनता पार्टी के 10-12 नाम और एडजस्ट करना है तो किन सीनियर लोगों को एडजस्ट किया जाएगा और किन को ड्रॉप किया जाएगा, इस पर चिंतन हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने जो अपने नाम दिए हैं, उन नामों को वहीं पे फर्स्ट थॉट में ही ये कह के रिप्लेस किया जा रहा था कि नहीं, अब अपने को नई पीढ़ी को आगे लाना पड़ेगा, अब नई पीढ़ी को चांस देना पड़ेगा, क्योंकि 12 लोग तो 9 या 11 या 12 लोग तो महाराज के हो जाएंगे। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान अभी बैकफुट में है, ध्यान रखिएगा आप। इस पूरी सरकार में शिवराज सिंह चौहान तो इससे सिर्फ साबित हो रहा है कि उन्होंने कहा विष पीना पड़ेगा। हाँ, तो आप ये कोर्ट भी आपको जस्टिफाई कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान इस पूरी एपिसोड के अंदर, इस पूरी पारी के अंदर हेलमेट पहन के, पेड लगा के बैकफुट पे खेल रहे हैं। पिछली 3 पारियां फ्रंट फुट पे खेलते थे, निर्णयों से अवगत कराते थे, अब निर्देश का पालन करते हैं। 4 जगह पावर सेंटर है इस कारण, और जितने दिन सरकार चलेगी इसी दौर से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मैंडेट नहीं है आपके पास। संतोष जी, क्या आप लोग मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद की कुछ रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग मंत्री नहीं बनेंगे स्वाभाविक तौर पर उनमें असंतोष आएगा? जैसे आपकी सरकार में केपी सिंह, लक्ष्मण सिंह, बिसाऊलाल सिंह, एदल सिंह, बहुत सारे लोगों में असंतोष था मंत्री नहीं बनाने को लेकर, क्योंकि 1-1, 2-2 बार जीते हुए लड़कों को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। और अगर मैं लक्ष्मण सिंह जी की भाषा को बोलूं तो वो तो बहुत ही चैनल पे बोलना मेरे लिए मुश्किल होगा, उन्होंने उन मंत्रियों के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया था। तो क्या आपको भी वही उम्मीद कहीं जाग रही है कि जब मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार हो जाएगा तो एक सहज स्वाभाविक असंतोष भाजपा में आएगा और उसका आप इंतजार कर रहे हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, गोवा में, मणिपुर में, कर्नाटक में, हर जगह, महाराष्ट्र में असफल प्रयास किया, सब जगह, मणिपुर में। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब से अमित शाह अध्यक्ष बने और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ऐसी परिपाटी चला दी है कि विभिन्न सरकारों को गिराकर लोकतंत्र की हत्या कैसे करें। तो कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से अपनी रणनीतियों में भी परिवर्तन करना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी अब कोई साधु सन्यासियों की पार्टी रहे, मैं ऐसा सोचता हूं कि ऐसा अब कांग्रेस पार्टी की नीति सही नहीं रहेगी। तो जो भी मौके आएंगे कांग्रेस पार्टी भी निश्चित ही उनका फायदा उठाएगी, और क्यों नहीं उठाए, आखिर भारतीय जनता पार्टी में भी असंतोष की स्थितियां उत्पन्न होने की पूरी संभावना लग रही है। तो जो भी नेता संपर्क करेगा उस पर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी विचार करेगी। कुछ नाम अगर आप बता सकें, आपने कहा एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, राजा भाई ने बहुत अच्छी बात बोली थोड़ी देर पहले कि भारतीय जनता पार्टी में अब पिछले 3 बार के कार्यकाल जो शिवराज सिंह का था वैसा अब नहीं रहा है, कई पावर सेंटर हो गए हैं। नहीं तो हमने कभी नहीं देखा था कि शिवराज सिंह चौहान किसी के घर पर अचानक चाय पीने पहुंचे हों। जब नरोत्तम मिश्रा के घर शिवराज सिंह चौहान अभी चाय पीने पहुंचे थे तो दूसरे दिन मीडिया की सुर्खियां बनी कि सीएम पहुंचे सुपर सीएम के घर। क्या हुआ? तो ये सारी परिस्थितियां नहीं, तो ये कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगते थे। भारतीय जनता पार्टी के मामले में तो माना जाता था, भारतीय जनता पार्टी के मामले में माना जाता था कि शिवराज सिंह निर्णय लेते हैं। जब कमलनाथ ने कह दिया कि दिग्विजय सिंह ने मुझे विश्वास में रखा और वो उनको विश्वास गलत निकला, तो जब फिर बाद में हम तो कह रहे हैं ना कि हम बाद में एक भोजन डिप्लोमेसी हुई। देखो, हमारी पार्टी में डिक्टेटरशिप नहीं है, हमारी पार्टी में डिक्टेटरशिप नहीं है, उनको सहजता बर्दाश्त नहीं होती। राजा भाई आप तो कुछ नाम पूछिए जो मेरे पास जानकारी में, हाँ या नाम मैं बताऊंगा, कुछ नाम बताइए, आप पूछिए। नहीं, आप जैसे कहा जा रहा है कि गोपाल भार्गव को मंत्री बनाया जा रहा है, वरिष्ठ हैं, बनेंगे, भूपेंद्र सिंह जी भी मंत्री बनेंगे, और राजेश शुक्ला के नाम पर डाउट किया जा रहा है कि शायद उनको नहीं बन पाएंगे। रामपाल सिंह जी के लिए कहा जा रहा है कि वो भी नहीं बन पाएंगे। उधर यशोधरा राजे सिंधिया को लिया जा रहा है, जबकि चंबल से इतना ज्यादा मंत्री बन रहे हैं। और सिंधिया जी के तो वो सारे नाम है ही सही फिक्स। जो इंदौर से कहा जा रहा है कि रमेश मेंदोला और उषा ठाकुर का नाम चल रहा है, रमेश मेंदोला को मंत्री बनाया जाएगा क्योंकि इंदौर से 2 लोगों से ज्यादा मंत्री बन नहीं सकते। तो कहा जा रहा है कि जानकारी चौंकाने वाली रहेगी सर, आपको बता देता हूँ मैं, मेरा सूत्र ये बता रहे हैं इंदौर की जानकारी चौंकाने वाली रहेगी, ये आप इतना समझ लीजिए। यदि आप कहो तो मैं, मेरा जो कॉन्फिडेंशियल सोर्स है वो ऑन स्क्रीन कह दूं, नहीं कह दीजिए ना, तो खुला मंच है। इंदौर से यदि मंत्री बनने की प्रबल संभावना है तो संघ अड़ा हुआ है उषा ठाकुर के लिए, और उषा ठाकुर को संघ मंत्री बनाएगा। तो ठीक है, उषा ठाकुर और रमेश मेंदोला में से एक या दोनों, नहीं, जो एक क्योंकि तुलसी सिलावट तो ऑलरेडी मंत्री हैं, और विंध्य में कुछ नए चेहरे नाम आ सकते हैं। अजय बिश्नोई का नाम चल रहा है, नहीं बन पाएंगे। अजय बिश्नोई के अलावा जो विश्वास सारंग हैं बन पाएंगे, और वहाँ पे बीडी शर्मा, रामेश्वर शर्मा के लिए लगे हुए हैं, विष्णु खत्री का नाम है, बहुत सारे, विजय शाह साहब का नाम है, वो भी पुराने मंत्री हैं, उनको भी आदिवासी नेता हैं, उनको बनाने के बारे में चर्चा चल रही है। तो अब सवाल ये है कि गोविंद भाई कि क्या जो निर्दलीय आपके साथ आए हैं, रमाबाई ने तो उस समय कहा था कि बीजेपी मुझे मंत्री बनाएगी, कमलनाथ ने धोखा दिया, हमें मंत्री नहीं बनाया, अब हमें बीजेपी मंत्री बनाएगी। संजीव सिंह के बारे में भी कहा जा रहा है कि आपका उनको आश्वासन है, उनके पिताजी राम लखन सिंह जी पुराने सांसद हैं, आपकी तरफ से 4 बार सांसद रहे, कि उनको मंत्री बनाएंगे। और प्रदीप जायसवाल को भी मंत्री बनाने का वादा किया था, जो कमलनाथ जी के भी खनिज मंत्री थे। तो ये शेरा भाई तो कहते हैं कि मैं तो मेरे राज्यों के मंत्री बनने के लिए ही पैदा हुआ हूं मैं। तो अब ये इन निर्दलियों को आपने कुछ समेटा है, कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्या चक्कर है? प्रतीक जी, ये सारी चीज़ें पार्टी के इनर कोर में डिस्कशन होती है। आप भी तो इनर कोर में हैं। नहीं, देखिए, ये इस डिस्कशन इनर कोर का कुछ इस डिस्कशन तो करिए, बहाव तो बाहर आई है। मर्यादा के तहत न तो इनको उजागर किया जा सकता है, न अभी बताया जा सकता है, क्योंकि रणनीति भी होती है पार्टी की। वो कोई बातें इस तरह की उसको लिया जाएगा नहीं। ये अंदर का जो डिस्कशन है यहाँ भी होता है, दिल्ली में भी हुआ, और कैसे संतुलन, मैंने आपसे सबसे बड़ी बात कही कि संतुलन बनाकर मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, एक अच्छी सरकार चले, एक सुशासन वाली सरकार चले। इसके लिए क्या किया जा सकता है, कैसे स्थिर सरकार देंगे, इसके लिए हमारे ये सारे नेता मंत्रणा करके, और उसके बाद जो नाम आएंगे वो सब मिलजुल कर तय करेंगे, और उसके बाद वो जब कल शपथ लेंगे तो सामने एक बहुत मेरा छोटा सवाल है कि इस जिसकी तरफ इशारा संतोष गौतम कर रहे हैं कि एक असंतोष कहीं ना कहीं खलबला रहा है। देखिए, मैं क्या मंत्रिमंडल विस्तार के बाद असंतोष हम मध्य प्रदेश में देखेंगे? मैं इन ख्याली पुलावों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अपनी पार्टी की कमजोरी की कोई हमारे यहाँ से छोड़ के भाग जाए, इसके लिए हम दोषी नहीं हैं।
और जहाँ तक राजनीति का सवाल है, राजनीति में तो शुरू से ये होता है, कोई साधु सन्यासी की मंडली तो है नहीं। कांग्रेस के ज़माने में नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी सरकारें होती, किस तरह से उनको गिरा दिया जाता था, चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया जाता था। रमेश भंडारी का एपिसोड मालूम है आपको, झारखंड का एपिसोड मालूम है, तो उसके केरल की सरकार का। तो इसलिए इन बातों पर जाने से कोई मतलब नहीं है। अब आप और नहीं, नहीं, ये कमजोरी उस पार्टी की है जो अपने लोगों को संभाल के रखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का कभी वर्टिकल विभाजन नहीं हुआ है प्रतीक जी। कांग्रेस का कई बार वर्टिकल विभाजन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की यही विशेषता है। ये वही भाजपा है। आप ही वो नेता थे, और बड़े नेता भी चले जाते हैं छोड़ के, गोविंद जी, तो कुछ नहीं होता आप लोग वो नेता थे कि कमलनाथ सरकार ने शपथ ली थी और गोविंद जी आपने ये कह दिया था 2-3 दिन बाद ही कि ये सरकार जो है ज्यादा दिन चलेगी नहीं, अपने अंतर विरोध से गिर जाएगी। अंतर विरोध से गिरी सरकार। तब आप दूसरे की पार्टी को लेकर भविष्यवाणी करने की स्थिति में थे। नहीं, आज अपनी पार्टी के लेकर भविष्यवाणी कर रहे हो कि मंत्रिमंडल की विस्तार के बाद क्या होगा। स्थितियां देखकर हमारे यहाँ इस तरह का सड़क पे उतरने की कोई बात नहीं करता है। और जो नहीं बनाएंगे वो ऐसे कई लोग संगठन में भी काम करते हैं। ये है कि 5 वरिष्ठ लोगों ने ये भी कहा है कि अगर हमें मंत्री नहीं बनाया तो इस्तीफा दे देंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के लिए 25 तरह के काम है। उसको केंद्र में भी काम है, प्रदेश में भी काम है, संगठन का भी काम है, उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये भी संगठन कोई ये नहीं है कि केवल सत्ता के लिए, सब मंत्री बनना चाहते हैं। मंत्री बनने के लिए कई लोग बाहर रहे, कई सालों तक बाहर रहे। ये गया जमाना प्यालाल जी कुशाभाऊ का जमाना था। ये जगदीश देवड़ा काफी समय बाहर रहे, फिर उनको मंत्रिमंडल में लिया। कैलाश चावला रहे, फिर गए। ऐसा नहीं है, ये तो चलता रहता है पार्टी में। बहुत जल्दी हम इसके बारे में 30 सेकंड में संतोष गौतम जी का मैं एक नहीं। स्टेटमेंट लूंगा, उसके बाद राजा शर्मा का 30 सेकंड। हमारा समय हो रहा है जी। संतोष जी देखिए, गोविंद जी बड़े आश्वस्त है कि इनकी पार्टी में विखंडन नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी बड़े अनुशासन वाली पार्टी है। तो मैं जब इन्होंने कहा कि चूंकि हम साधु सन्यासी नहीं है और कांग्रेस पार्टी का जो विखंडन हुआ है वो उसके खुद की गलतियों के कारण हुआ है, तो मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से भी जो लोग टूटेंगे वो उनकी खुद की गलती के कारण टूटेंगे और हमारी सरकार दोबारा बनना निश्चित है। क्योंकि एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसी करनी वैसी भरनी जो मैंने पहले बोला था वो बहुत जल्दी सामने आने वाला है। क्योंकि मैं भी इस बात का खुलासा नहीं कर सकता हूं पॉलिटिकल मर्यादाओं के कारण कि कौन कौन से बड़े नेता हमारे बड़े नेताओं से किस बात का संपर्क कर रहे हैं और कैसे किस तरीके से अपनी महत्वाकांक्षाएं बता रहे हैं और किस तरीके से अपनी उपेक्षा की लगातार शिकायतें कर रहे हैं। राज शर्मा, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद की स्थितियों पर बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में आपका एक आखिरी वर्षन। देखिए, मंत्रिमंडल में महाराज भाजपा भारी है। महाराज भाजपा भारी रहने के कारण जो जिस बेल्ट में मेनली चुनाव की 16 सीटें हैं वहाँ पूरी सरकार को ताकत झोंकना पड़ेगी। ग्राउंड रिपोर्ट अभी ये बता रही है कि जो लोग डिच करके गए थे, चलती गाड़ी से उतर के गए थे, धोखा दे के गए थे, उन लोगों का हिसाब जनता भी चुकता कर सकती है। इसलिए उन लोगों को मैनेज करने के लिए सरकार को पूरी जान लगाना पड़ेगी और सरकार का भाग्य उन्हीं 24 उपचुनाव पर टिका हुआ है। इसलिए पूरा इंक्लिनेशन, पूरा मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनको देखते हुए ही एम्पावर किया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा को जो उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है उसका निर्णय में भी रिजर्व है। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, गोविंद मालू जी का, संतोष सिंह गौतम का, राजा शर्मा का। आप देख रहे थे मंत्रिमंडल का विस्तार तय है, मंत्रियों का बनना तय है। कल शपथ ग्रहण होगा, शाम तक देर रात तक हो सकता है कि कुछ नाम भी सामने आ जाए और मुख्यमंत्री सचिवालय से सबको सूचना दी जाएगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भी मध्य प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां थमने वाली नहीं है। उपचुनाव और उपचुनाव के बाद फिर एक तरह की राजनीतिक उथल पुथल अगर मध्य प्रदेश में हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, थैंक यू।